बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट जो है बिल उसको कलअदम करार दे दिया है। इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट रिज़र्व की थी जिसे आज सुनाया गया है और इसके चीफ जस्टिस ने इसका फ़ैसला जो है वो पढ़ के सुनाया, आइन के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ है और कानून को कलअदम करार दिया जाता है। फैज़ुल्लाह साहब, ये आप अभी बैठ के बड़ी डिटेल से सारी जजमेंट इसकी पढ़ रहे थे, क्या इसके मोटे मोटे पॉइंट्स सामने आए हैं? किस बुनियाद पे जो है वो एक पार्लियामेंट की जानिब से जो एक्ट बनाया गया था उसको कलअदम करार दिया गया है? जी देखें, सबसे पहली बात मैं इब्तदाई तौर पर कर दूं कि कुछ फैसले पढ़कर ऐसे महसूस होता है कि जब ये जो भी केस था वो जब सुना गया, बहस मुबाहिसा सुनने के बाद डॉक्यूमेंट्स और जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनका एनालिसिस करके कोर्ट एक डिसीजन पर पहुंची। और फिर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनको पढ़कर महसूस ये होता है कि कोर्ट पहले फैसले पर पहुंची, फिर बहस सुनी और फिर अपना फैसला दिया। और उसकी रीजनिंग जो है वो क्योंकि फैसला पहले ही कोर्ट कर चुकी थी बहस होने से भी पहले, तो फिर कोर्ट ने जो भी रीजनिंग दी वो सिर्फ इतनी दी ताकि अपना फैसला किसी तरीके से जस्टिफाई कर दिया जाए। जो ये आज फैसला आया है जिसके अंदर ये कानून रिव्यू वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन किया है, ये पढ़कर ऐसे ही लगता है कि अदालत ने केस की बहस सुनने से पहले अपना फैसला कर लिया था, अपना माइंड मेकअप कर लिया था और उसके बाद बहस सुनकर और फैसला जो है वो लिखकर और जारी किया गया। इसमें बात था क्या था उन्होंने? आपको देखें, पहले ये समझने वाली बात है कि ये कानून क्या था। ये कानून बहुत सिंपली और बहुत, अगर मैं छोटा करके आपको बताऊं तो इस कानून में नेशनल असेंबली ने कहा कि जो भी आर्टिकल 184(3) की जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ रिव्यू होगा और उस रिव्यू का जो एम्बिट है वो नेशनल असेंबली ने इस कानून के थ्रू इंक्रीज कर दिया ताकि एक सुनवाई मिल जाए अपील की तरह की। एक रिव्यू का जो पूरा स्कोप था वो एक्सपैंड कर दिया जो पार्लियामान है उसने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अब मैं थोड़ी सी बात जो है जरा नाजरीन को समझाने के लिए शादाबी एक दो बातें पहले मैं स्टेट कर दूं। आर्टिकल 184(3) की खिलाफ रिव्यू के ऊपर ये कानून बना था और आर्टिकल 184(3) के अंदर ही ये पिटिशन इस कानून के खिलाफ जो चैलेंज था उसकी सुनी गई। आर्टिकल 184(3) कहता है कि जहां भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला हो जो कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट से जिसका लेना देना हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पिटिशन टेकअप करके और उसका फैसला सुना सकती है। अब देखिए, अगर नॉर्मली आप किसी हुकूमती इकदाम को चैलेंज करें या किसी भी केस कोई भी केस आप आगाज करें, दीवानी हो, फौजदारी हो, आईनी हो, तो उसके मल्टीपल लेवल्स ऑफ लिटिगेशन होते हैं। या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर इंट्रा कोर्ट अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या आप पहले सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। इस दफा हुआ क्या, 184(3) में होता क्या है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और फिर उसके ऊपर पर से अपील का कोई भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। और जो रिव्यू की जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है वो इतनी नैरो है कि रिव्यू एक ना होने के बराबर रेमेडी है किसी भी बंदे के पास। ये मैं सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन कर दूं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। मैं एक एक करके बताता जाता हूं आपको कि वो क्या क्या बात सुप्रीम कोर्ट ने की और फिर इसके ऊपर अपना जो एनालिसिस है वो मैं आपको दे देता हूं। इब्तदा में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमने अटॉर्नी जनरल साहब की एक आर्ग्यूमेंट सुनी है और वो ये है कि इस कानून के बनने की वजह ये थी कि आर्टिकल 184(3) के खिलाफ कोई प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ये कानून लाया गया कि 184(3) के अंदर आप जब फैसला सुनाए सुप्रीम कोर्ट, तो जिसके भी खिलाफ फैसला हो या जिसको भी उस फैसले से कोई ग्रीवियंस हो, वो उस फैसले के खिलाफ एक रेमेडी अवेल कर सके, जो कि कानून में हर किस्म के फैसले के खिलाफ जो रेमेडी है उसकी इजाजत होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एनालिसिस दी है और वो एनालिसिस बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है कि एक बड़ा होलियर देन दाओ व्यू रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसपे उसके पीछे समझ नीयत सुप्रीम कोर्ट की कहने की ये आती है कि जी हम जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होता है और हम गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि इस अटॉर्नी जनरल साहब की इस पहली बात पर ही जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था या जो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग थी इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए, उसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि जी देखिए 184(3) के अंदर हम एक प्रॉपर हियरिंग देते हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो सारी कंडक्ट करते हैं उसके अंदर हमें नहीं लगता कि कोई अपील का जो है वो राइट जरूरी है। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी माजरत के साथ एक एरोगेंट सी बात है करने वाली कि क्या आप गलतियां नहीं करते, क्या आप मुतनाज़िया फैसले नहीं देते, क्या आप ये कह रही हैं कि आपके सामने अगर केस आए तो उस आप फैसला सुना दें और बंदे को अपील का हक मुयस्सर ना हो, तो आपके अंदर इतनी खामियां भी नहीं है कि आपको गलती कर दें और किसी बंदे को कोई अपील का राइट जो है वो मुयस्सर होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी क्योंकि 73 के आइन के अंदर ओरिजिनली 184(3) की सेपरेटली अपील प्रोवाइडेड नहीं थी, इसीलिए अब रिव्यू को आप एक्सपैंड करके अपील के करीब नहीं ले जा सकते, जो कि मेरी नजर में अगर ये वाला पॉइंट तो फिर वैलिड लग रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का कि जब आपके बेसिक आइन के अंदर एक चीज नहीं है तो क्या ये असेंबली, मैं अभी आप पॉइंट ये है कि ये वाली असेंबली ये वाली असेंबली नहीं, असेंबली कानून साज असेंबली, मैं कानून साज, मैं आपको उस पर भी आता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी के इख्तियारात पर भी बात की, अभी हम उस पर आते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी इस 184(3) वाली आर्ग्यूमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, और ये जरा शदाबी ये जरा इस पे आप सोच विचार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी देखिए अगर किसी चीज की किसी भी डिसीजन की अपील आपको प्रोवाइडेड ना हो तो उसका जरूरी नहीं है ये मतलब है कि आपका राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, ऐसी बात है जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि जो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होंगे सिविलियंस के, जिनके अंदर आपके सामने एक पॉइंट ये भी है कि जी अपील नहीं होगी, तो क्या वहां ये जजमेंट इस्तेमाल करके कहा जा सकता है कि जी फिर राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो नहीं इन्फ्रिंज हो रहा और बिल्कुल ठीक होंगे सिविलियन ट्रायल? ये बड़ा एक मेजर बहुत बड़ी बात कर गई है सुप्रीम कोर्ट, जो मुझे लगता है आगे शायद सुप्रीम कोर्ट को ही मुश्किलात हो इस बात के बारे में। अब आते हैं कि मेन बात क्या थी। मेन चीज के अंदर मुझे नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है इस कानून को कलअदम करार देने के लिए वो 3 चीजों पर बेस किया। ठीक है जी। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि जनाब रिव्यू और अपील 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, आप रिव्यू को अपील के करीब या अपील की तरह का एक रेमेडी नहीं बना सकते। यह पहली बात की सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 199 के तहत रूल्स बनाने की जो पावर है उसके अंदर खुद से रिव्यू के जो भी प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसके ऊपर रूल्स बना दिए हैं और तो नेशनल असेंबली जो है इसके ऊपर कानून साजी अब नहीं कर सकती और जो इख्तियार एंट्री 55 के तहत नेशनल असेंबली को दिया गया है वो इख्तियारात जो है वो यहां पर लागू नहीं होंगे। ये मोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाई है, जो कि रीजनिंग है मेन आपकी उसको कानून को कलअदम करार देने के लिए। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके ऊपर शदाबी अपना एक तबसरा आपको पेश करता हूं। ये पहले तबसरा नहीं कर रहे थे आप? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। देखें, पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी रिव्यू और अपील 2 मुख्तलिफ चीजें हैं और रिव्यू जो है उसको अपील के इक्वल नहीं लाया जा सकता।
मैं कहता हूं अगर मैं ये बात मान भी लूं, मैं ये बात मान लूं और मैं कहूं कि जी ठीक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त होने की वजह से ये पिटिशन मेंटेनेबल तो नहीं होगी। दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर स्ट्राइकिंग डाउन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामान जिसका काम है आइन में कानून साजी, जो अवाम का मैंडेट रिप्रेजेंट करता है, उसके बनाए हुए वैलिड कानून को आप इस बात पे तो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते कि जी आपने अपील को रिव्यू के करीब ले आई है और हमें यह बात सही तस्लीम नहीं होती। सही तस्लीम हो या ना हो, कानून बताएगा रिव्यू क्या है, कानून बताएगा अपील क्या है। अगर कानून ने रिव्यू को अपील के करीब लेकर जाना है, नेशनल असेंबली ने बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो लेके जा सकती हैं। कदगन सिर्फ नेशनल असेंबली पे वहां होगा जहां पर नेशनल असेंबली के पास ये पावर, ये इख्तियार या ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं होगी इस तरह का कानून बनाने के लिए। अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नेशनल असेंबली के पास ना हो तो फिर मैं तस्लीम करता हूं कि ये कानून गलत होगा और ये आप भी तस्लीम करेंगे। तो आए एंट्री 55 जो बनाई गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसका एनालिसिस किया गया, उसको भी देख लेती हैं। आर्टिकल 185 भी 188 भी देख लेते हैं और 191 भी। लेकिन फैज मेरा पॉइंट ये है, ये आपकी बात तबसरा अपनी जगह पर, लेकिन लास्ट असेंबली ने जो कल तहरीर हुई है, जिस तरीके से कानून साजी की गई, इतनी जल्दी तो कसाई बकरा ज़िबा नहीं करते। आपको अगर वो कल परसों वाली कानून 21 जो है वो कानून ज्यादा, इससे भी ज्यादा, ये तो वो खाकान अब्बासी साहब का आपने सुना होगा, मतलब खिताब उनका जो लास्ट है, ये असेंबली तो बड़ी अजीब इन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी थी। मेरी नजर में अगर वो गलत है तो वो प्रोसीजर ना फॉलो होने की बेसिस पर वो सारे के सारे 100 के करीब जो कवानीन पिछले आखिरी 2-3 दिन में पार्लियामान बना कर गया है, उनको स्ट्राइक डाउन कर हो जाएंगे, कर दें ना, सिर्फ एक मिनट आप कर दें। लेकिन जो ये रिव्यू वाला एक्ट है, ये उनमें से नहीं था, ये वैलिडली बनाया गया, तो इसको उस चीज पर हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात ये है जो मैं आपसे पहले आ रहा था, और इस पे ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि जी रिव्यू फर्क चीज होती है, अपील फर्क चीज होती है, तो शादाब भाई इस पे मुझे एक बात बताएं, ये रिव्यू वाला कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द करके 29 मई को कानून गैजेट में आया, आपने जो है वो बस जल्दी करके और अगस्त में पार्लियामान तहलील होने के 1-2 दिन बाद जो है वो कलअदम करार दे दिया। तो जो उससे पिछला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, जिसकी हियरिंग्स चल रही थी, उसका फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? उसमें तो अपील दी हुई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस के कानून का ऑपरेशन सस्पेंड नहीं होता, वो छोड़कर उससे डिपार्चर करके और वो कानून जो है वो पहली हियरिंग पे सस्पेंड कर दिया, तब जब वो कानून था भी नहीं। और फिर जब रिव्यू को कानून अपील के करीब ले जाया गया तो आपने कहा नहीं रिव्यू और अपील फर्क चीज होती है, वो तो हम वैसी नहीं इजाजत आपको देते। फैज एक मिनट यहां ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद इसी पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैज, अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री 55 की बात की। शदाबी अब फिर क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक आईनी वो है, तो मैं एक दो चीजें बैकग्राउंड के तौर पर या बेस के तौर पर ले डाउन कर दूं। आर्टिकल 188 कहता है कि रिव्यू की पावर, आर्टिकल 188 आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की पावर मुयस्सर करता है। आप इजाजत दें मैं आर्टिकल 188 पढ़ दूं, क्योंकि उसमें कुछ लफ्ज हैं जो बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 188 कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, कॉमा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट। तो पहली बात तो यह हो गई कि जहां पर आइन सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की पावर दे रहे, वो रिव्यू की पावर आइन सब्जेक्ट किस चीज के कर रहे? एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पे। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो लेना देना होगा
आईनी पावर ऑफ रिव्यू का और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं तो रिलेशन है, आप सब्जेक्ट कर रहे हो पावर पे। फिर आर्टिकल 191 है, आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने की ताकत देता है, इजाजत दें। आर्टिकल 191 कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो आपकी रूल मेकिंग पावर भी का जो आर्टिकल है उसका इब्तदा इससे होती है कि वो सब्जेक्ट है आइन के और कानून के। तो कानून किसने बनाना है? कानून पार्लियामान ने बनाना है। तो फिर आई एंट्री 55 पे। एंट्री 55 मैं वैसे एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो जब एंट्री की बात होती है तो आइन के अंदर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जो वो सारी चीजें लिस्ट डाउन करता है जिसके ऊपर नेशनल असेंबली को इख्तियार है कानून साजी का। उसके अंदर एक एंट्री नंबर 55 है। फिर इजाजत है मैं एंट्री नंबर 55 आपके सामने पढ़ दूं। वो कहती है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list। तो jurisdiction और पावर जो है वो सारी अदालतों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाली नहीं। लेकिन आगे कहता है to such extent as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement। अब ये फिर सुने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं, लेकिन जहां तक आपको आइन ने इजाजत दी है वहां तक किस चीज को क्या आप कर सकती हैं? enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and conferring thereon of supplementary powers। तो सवाल मेरा यह है कि आर्टिकल 188 कहता है कि नेशनल असेंबली 188 कहता है कि रिव्यू की जो पावर है वो सब्जेक्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर जो है वो सब्जेक्ट है आइन के और कानून के। और एंट्री 55 कहता है कि जहां पर आइन की इजाजत हो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट को दी हुई कोई पावर इनहैंस कर सकती हैं, इनलार्ज कर सकती हैं और उसको सप्लीमेंट्री पावर्स दे सकती हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, ये पार्लियामेंट जो तहरीके अदम एतमाद के जरिए आई और इससे पहले इमरान खान साहब की पार्लियामेंट थी, क्या इनके पास ये इख्तियार हर नेशनल असेंबली के पास ये इख्तियार नहीं, हर के पास कैसे होगा? आप ये देखें कि जो जिसने बाकायदा आइन के मेन आप समझ लें ढांचे के अंदर मुदाखलत करनी है तो वो तो असेंबली मुंतखब भी एक आइन के मेन ढांचे के अंदर मुदाखलत के लिए तो आपको 2/3 चाहिए। आप तरमीम की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो 2/3 चाहिए, वो तो ये नहीं कर सकते थे। देखिए अगर ऐसे, लेकिन सवाल यही फैज मैं एक जस्ट बात कर रहा हूं कि इसी तरीके से जैसे इस पार्लियामेंट ने तरमीम की, कल को इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं या कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो भी इसी तरह टोका पकड़ के तो ठक 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 शुरू कर देती है कानून साजी। बिल्कुल कर सकती तो पाकिस्तान में तो फिर कानून और कानून साजी मजाक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आइन इसकी इजाजत देता है। ये आप वो जहां पर ऐसा कानून आएंगे वो तोड़ देंगे, वो जहां कानून लेंगे। तो कानून साजी तो 1947 से होती आ रही है। कानून साजी हर साल होती है। कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ रिपील किए जाते हैं, कुछ में तरमीम की जाती है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आया हुआ, अगर तो वो पार्लियामान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आया हुआ इस चीज पर कानून साजी नहीं कर सकता था तो वो किसी चीज पे भी नहीं कर सकता। और फिर वो जो हुकूमत जो उस पार्लियामान के थ्रू बनाई गई उसके जब काबीना ने कोई फैसले किए वो भी नहीं किए जा सकते थे। आप ये तो नहीं कह सकते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई हुई हुकूमत नेशनल असेंबली में इस चीज पर कानून साजी कर सकती और इस पर नहीं कर सकती। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो वो आइन के अंदर तरमीम भी कर सकते थे। ये लिमिटेशन पार्लियामेंट में नहीं लगाई जा सकती। और ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि जी पार्लियामान के पास इख्तियार नहीं था, पार्लियामान के पास वाज़े तौर पर आर्टिकल 188, 199 और एंट्री नंबर 55 देखकर पता चल रहा है कि इख्तियार है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक बड़ी मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी, ये बात लिखी कि जी अगर एक चीज के ऊपर रूल सुप्रीम कोर्ट बना दे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर, रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर,
तो वो रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी ज्यादा मजबूत चीज बन जाती है, वो इट इज अबव एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इज कि इस मुल्क की अवाम 5 साल बाद अगर एक मुंतखब हुकूमत ला के रख खड़ी कर दे, जो कि पार्लियामान में जाए और वो कानून साजी करे और वो सुप्रीम कोर्ट की किसी पावर को इंक्रीज करे, सुप्रीम कोर्ट की पावर सप्लीमेंट करे, सुप्रीम कोर्ट को और ताकत देने की कोशिश करे, तो वो नहीं दे सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुंतखब पार्लियामान से ज्यादा ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? कितना टाइम है सिर्फ और दायर सिर्फ करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कानून कह लें या ऐसी किताब कह लें जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ऊपर होती है। वो एक जो आपकी किताब है, उस किताब का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन पार्लियामान के कानून से ऊपर हो सकती हैं, ना कोई रेगुलेशन ऊपर हो सकती है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हमारी, क्योंकि रिव्यू के बारे में यह भी बात की गई कि जी हमारे रिव्यू के बारे में, क्योंकि हमने पहले से रिव्यू क्या होता है उस पर जजमेंट्स दी हुई हैं, तो इसीलिए पार्लियामान रिव्यू की नेचर चेंज नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट्स सपोज 1980 के अंदर लिखवाई, वो जजमेंट 2023 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मैंडेट दिए हुए पार्लियामान से ज्यादा जरूरी ऊपर हो जाएगी। पार्लियामान अगर 100% वोट से भी एक कानून पास करें और एक 1980 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कुछ और बात करती हो, तो पार्लियामान का अनलेस वो कानून आइन के मुतरादिफ हो तो फिर ठीक है, फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन वरना ये कह रहे हैं कि पार्लियामान की जो एक्ट है, पार्लियामान के कानून से ज्यादा जरूरी एक प्रिंसिपल है जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेटल कर दिया। ये कैसे हो सकता है? और पूरी जजमेंट में जो तीसरी चीज, अच्छा चले मुझे ये बताएं, मैं तीसरा सिर्फ फॉर सुप्रीम कोर्ट का मियां नवाज शरीफ साहब के साथ फिर हाथ हो गया? मैं सिर्फ मैं इस पे अभी आता हूं क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और अभी मैं इस पे आता हूं। ये जो आपने सवाल पूछा, ये मैं जरा थोड़ा सा अपने एनालिसिस में लिंक करूंगा टाइमिंग इस जजमेंट की क्या थी उससे। लेकिन मैं तीसरा पॉइंट सिर्फ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने फैसले में कहती है कि ये कानून जो है ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। वो किस तरह खिलाफ है? को वजह तो होनी चाहिए। आप ये तो आपकी पावर सप्लीमेंट कर रहे, आपने फैसला दिया, आपको उस फैसले की नजरसानी, एक ब्रॉड लेवल, बड़े लेवल की नजरसानी का इख्तियार दे रहा है आइन के पार्लियामान इस कानून के तहत, और आप आगे से कह रहे हैं कि जी हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो खराब हो रही है। अच्छा वैसे तो जो आप पार्लियामान के हर कानून, आप पार्लियामान के हर कानून को स्ट्राइक डाउन करके पार्लियामान की इंडिपेंडेंस नहीं खराब, अगर ये 15-16 जज साहबान तमाम मिलकर ये फैसला करते कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रोका जा रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे तो कोई इतराज इस पे ना होता। फिर मुझे ये बताएं कि 15-16 जज साहिबान बिठाई क्यों नहीं गए थे जब बार बार कहा जा रहा था बिठाई? मुझे ये बताएं कि जो पिछला एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उस पे जजमेंट क्यों नहीं दी गई? उस पे पहले क्यों नहीं दी गई? पहले छोड़े, उस पे और इस कानून पे इकट्ठी जजमेंट क्यों नहीं दी गई? वो एक्ट सस्पेंड करके पहली डेट पे क्यों छोड़ दिया हुआ है? ये तो ना करें ना आप। आपने पॉलिटिसाइज होने, आप हो जाए, लेकिन इस तरीके से हो कि कम से कम को बहस की जगह तो रह जाए कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज है या नहीं है। मैसेज आया कि अभी ये जो आप पॉइंट शुरू किया था आपने बात करनी के पार्लियामेंट का तहलील हुई है और उसके बाद अगले दिन जजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। इससे तो एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि 2 बड़े सतून, मुल्क के 4 में से 2 सतून, तो वो आपस में उनका कोई एक पेज नहीं है और वो किसी भी सूरत एक लाइन पे नजर नहीं आ रहे। देखें, ये बात तो आप कोई नई चीज तो नहीं है, ये तो पिछले 10-12 महीने से हमें नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A वाले फैसले के बाद से नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की एक्टिवली पॉलिटिक्स और पार्लियामान में मुदाखलत शुरू हो गई है। यह बात तब से सारों को नजर आ रही है। 63-63A की जजमेंट के बाद
कोई ऑब्जेक्टिव, कोई रीजनेबल माइंडेड बंदा जो है उसने ये बात, उस जजमेंट की तारीफ नहीं की थी और यही कहा था कि ये पॉलिटिसाइज है। पार्लियामान जो है वो डिसॉल्व हुआ और आपने, अब इंटरेस्टिंग बात है ना शादाब भाई, जरा बारीकी में देखें कितने सफे की जजमेंट है जी? 87। तो 87 पेज की जजमेंट जो है, इसका मतलब है कि ये कोर्स तो लिखी जा रही थी। ऐसी बात है ना जी, या सुबह सुबह कल रात को तो बैठ के नहीं 87 पेज नहीं लिखे गए से थी। ये हो सकता है कि आखिरी 5 सफे रात में लिखे हों। मैं यही बात कर रहा हूं ना कि वो 87 की 87 पेज इकट्ठे तो नहीं लिखे गए। तो फिर ये बात तो शायद लिखी जाती है, इसमें जो बाकी मतलब जो ऑपरेटिव पार्ट है वो तो मेरा ख्याल है 4, 5, 7 सफों का होगा, 10 सफों का होगा। मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि जो शॉर्ट ऑर्डर था, ये 87 पेज इकट्ठे रिलीज हुए हैं ना, ऐसी बात है। तो जो शॉर्ट ऑर्डर था वो 8 से 10 दिन पहले रिलीज हो सकता था, तब तक तो हो सकता था, 2 हफ्ते पहले हो सकता था, 5 दिन पहले हो सकता था। फिर आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बुरा भला कहना था। तो पार्लियामान का ये हक है, पार्लियामान आपकी कंटेम्प्ट नहीं कर सकता। पार्लियामान में कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए किसी जज या किसी अदालत के साथ, लेकिन अदालती हुक्म पर तनकीद की इजाजत है। क्यों नहीं है? हम बैठे नहीं है अदालती हुक्म की तनकीद कर ले। आप और मैं बैठ के स्टूडियो के अंदर पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की पर तनकीद कर सकते हैं, हमारे मुल्क का पार्लियामान नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई? तो फिर टाइमिंग तो है। जो आपने नवाज शरीफ साहब वाली बात की है, तो बात यह है कि इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल कुछ मुश्किलात हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी एक बड़ी माशाल्लाह। डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी जब पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि नहली 5 साल की होगी, और वो तो ऑलरेडी 5 साल से ज्यादा की डिस्क्वालिफिकेशन उठा चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं। मेरी नजर में पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि वो यहां पर कह दे कि जी डिस्क्वालिफिकेशन आपकी 5 साल की होगी। ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। और पार्लियामान जो कल खत्म हो गई, जो उसकी मैं आपको वजह बता के गई। क्योंकि अगर आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर खुद लिखा होता कि ताहयात है, तो पार्लियामान इसको तब्दील नहीं कर सकती थी। अगर आर्टिकल 62(1)(f) में कहा होता कि 10 साल है, तो पार्लियामान उसको 2 नहीं कर सकती थी। अगर आर्टिकल 62(1)(f) में होता 5 साल है, तो पार्लियामान तब भी 10 साल नहीं कर सकती थी, ना बढ़ा सकती थी ना कम कर सकती थी। आइन ने जो लिमिट दी थी डिस्क्वालिफिकेशन की वही रहेगी। ऐसे ही है जी। तो 62(1)(f) में तो नहीं दी हुई। 62(1)(f) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया और कहा हमें लगता है ऐसे हो। पार्लियामान एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, पार्लियामान लेजिस्लेट करके उस फैसले को ओवरटर्न कर सकती है। पूरी दुनिया में इस चीज की इजाजत है, ब्रिटानिया में इस चीज की इजाजत है, अमेरिका में है। तो यहां पर कैसे नहीं? तो मेरी नजर में अगर पार्लियामान ने कह दिया कि जी 5 साल है, तो फिर 5 साल ही है। लेकिन मुझे नजर यह आता है कि यह इतना आसानी से होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन, अब ये क्योंकि आप देखें कि इस चीज के ऊपर अभी तक कोई तहलका मचा नहीं है, कोई उस तरह जो एक्शन है वो लिया नहीं गया। तो ये हो सकता है कि जब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और वो वापस आकर इलेक्शन में हिस्सा लेने का काम शुरू करती हैं, तब ये चीज चैलेंज हो। और अच्छा, तब इसको नजरसानी के लिए कितना टाइम है? इस वाले फैसले को, इस फैसले को शायद 20 या 30 दिन है। लेकिन वही बात है कि जो ओरिजिनल आइन के अंदर जो ओरिजिनल नजरसानी का प्रोविजन है, या जिस तरह उस प्रोविजन को पुराने उसके तहत ही मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी, जिस तरह उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डील किया हुआ है, या जिस तरह उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो किया है। अच्छा, अगर ये फैज ये रिव्यू को 30वें दिन भी दायर किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो हाँ जी, 30वें दिन। मैं लिमिटेशन पे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, या मतलब लास्ट डे भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। बस अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने 17 या 16 सितंबर को ये अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, तो ये 30 दिन अगर 7, 8, 9, 10 सितंबर को हो रहे हैं, उसका अगर जो आप जिस तरफ जा रही हैं, तो उसका मुझे लगता है फायदा नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे? उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब रिटायर हो जाएंगे। बाकी 2 जो जज साहिबान हैं जिन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं इसमें, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर,
वो दोनों तो मौजूद होंगे। अब लेट सपोज अब जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो रूल है सुप्रीम कोर्ट का जनरली रिव्यू जूरिस्डिक्शन में, वो ये है कि रिव्यू वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने ओरिजिनल जजमेंट दी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चले गए, उनकी जगह कौन आएंगे बेंच पे? नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो 3 मेंबर बेंच है। जो पिछले 2 जज साहिबान बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो पिछले 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन दी है, वो तो वही होंगे। तो 2-1 हो जाएगा बेंच ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हां, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट थी जो पहले बनाई गई थी, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं की, उस पर तो डिसीजन नहीं आया। तो फिर अगर रिव्यू वाला रास्ता बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, रिव्यू को अपील के करीब जो ले जाने वाला कानून था, वो अगर कानून स्ट्राइक डाउन हो गया, तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून है जिसके अंदर अपील प्रोवाइडेड थी 184(3) की, वो तो मौजूद है, वो तो वहीं पर है। तो फिर वो वाला रास्ता इख्तियार कर लिया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आपने रास्ते में उनका सफर लंबा कर दिया, आपने उनका सफर रोक नहीं दिया, जो आपने नवाज शरीफ साहब के। चले, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह, आपने हमें पूरा डिटेल से हर चीज़ बताई। मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन को भी समझ आ गया होगा कि आज जजमेंट आई, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी और आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।